नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे गए थे, उनमें से एक प्रतिनिधिमंडल अब वापस भारत आ गया है। बीजेपी नेता बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गए इस डेलीगेशन ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की। खबर यह है कि जब ये सभी प्रतिनिधिमंडल अपनी विदेश यात्रा से वापस भारत आ जाएंगे, तब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से अगले हफ्ते यानी कि 9 या 10 जून को हो सकती है। इस दौरान डेलीगेशन अपने दौरे की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दे भी सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहां इन प्रतिनिधिमंडलों में देश भर की सारी पार्टियां विदेश में एक साथ खड़ी हुई नजर आईं, वहीं दूसरी तरफ भारत की धरती पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में अब लामबंद होता दिखाई दे रहा है। आज इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों ने दिल्ली में एक बैठक की। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की उन्होंने मांग अपनी दोहराई। प्रधानमंत्री को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन अब जब सरकार पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारियां दे रही है, तो विपक्ष को ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, उनके साथ ये सारी जानकारियां साझा क्यों नहीं की जा रही। साथ ही समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे और पहलगाम में हुई सुरक्षा चूक को लेकर के भी सवाल उठाए। पर अब सवाल यह है कि क्या सरकार विपक्षी पार्टियों की इन मांगों को मानेगी। 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri and having a free and frank discussion in Parliament. और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? पार्लियामेंट। कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या इस मांग को लेकर पूरा विपक्ष भी अभी एक साथ है या वहां भी कुछ मतभेद हैं। इस बात की चर्चा तब से तेज है जब कल ट्वीट करके कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जो कि खुद एक ऐसे डेलीगेशन के सदस्य हैं, उन्होंने पूछा कि क्या देशभक्त होना कोई गुनाह है, क्या भारत में देशभक्त होना भी अब एक क्राइम हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसे वक्त पर जब हम सब यानी कि सारे पार्टियों के नेता आतंकवाद के खिलाफ एक मिशन पर हैं, तो ये दुख की बात है कि कुछ लोग आपकी पार्टी के प्रति वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं। खुर्शीद ने खुद तो किसी का नाम लिया नहीं, लेकिन इस मौके को लपककर बीजेपी ने यह जरूर पूछ लिया कि क्या सलमान खुर्शीद को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो विदेश में जाकर भारत की, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज की जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें आम आदमी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी शामिल नहीं। People are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India.
And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. श्री सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है कि देश सबसे बड़ा होता है, देश पहले होता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जो गांधी परिवार की परिक्रमा करके राजनीति में जिंदा हैं और श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेता जो लगातार पाकिस्तान चालीसा पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत को सफलता मिली है उस सफलता पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को प्रश्रय देने का जैसे काम कर रहे हैं, उनका ये आचरण है। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या ऑपरेशन सिंदूर एक देशभक्ति का टेस्ट है? क्या सलमान खुर्शीद, शशि थरूर जैसे नेताओं को सिर्फ इसलिए टारगेट और अटैक किया जा रहा है क्योंकि वो एक सुर में देश की, भारत की बात कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर उठ के? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या देश के मुद्दे पर ही सब राजनीतिक दलों का एकजुट होना बहुत मुश्किल है? डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से दीपक झा, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। उपाध्यक्ष एलजेपी रामविलास, अरविंद कुमार वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। और किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन अजय आलोक जी, सबसे पहले आप ही से पूछूंगी, बार बार सारी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, आप पूरी दुनिया में घूम घूम के उनको बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हासिल हुआ, हमें भी बता दीजिए। पंजा जी, ये जानते बूझते अगर कोई बहरा बने और जानते बूझते कोई अंधा बने तो क्या उसे आप कुछ दिखा सकती हैं या कुछ सुना सकती हैं? आप कुछ नहीं कर सकती हैं भाई। डीजीएमओ की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या क्या हुआ सब बताया गया। सर्वदलीय बैठक हुई, हमलों के बाद सब बताया गया, एक एक चीज़ बताया गया। इन्हीं के इंडी गठबंधन के नेता पी चिदम्बरम से लेके एक लोग की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आ चुका है, हम जानते हैं, तब भी इनको चैन नहीं है। चक्कर है क्या कि ज़िद्दी बच्चे की ज़िद कब तक मानिएगा? ज़िद्दी बच्चे की ज़िद नहीं माना जाता है, उनको चाइड किया जाता है, दे शुड बी चाइडेड। आज जो ये घूम घूम के ये जो नौटंकी आज कर रहे थे कि हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो कहाँ गए मीटिंग में बाकी लोग? एनसीपी कहाँ क्यों नहीं आई? बाकी पार्टीज के नेता क्यों नहीं आए? खुद राहुल गांधी की नज़र नहीं आ रहे थे बहुत देर तक, कहाँ थे ये लोग? इन लोगों को कोई सीरियसनेस और पर्पस कभी आपको दिखा है? 22 तारीख के हमलों के बाद से जिस तरह से इन लोगों ने एक अपना चरित्र, नरसैंगिक चरित्र का प्रदर्शन किया है कि इनको देश के प्रति कितनी संवेदना है और देश के प्रति कितना आदर है, वो तो दिखता ही बनता है। 22 तारीख के हमलों के बाद इन्हीं के परिवार के जीजा जी आए सामने, कहे कि मुसलमानों को डरा के इस देश में रखा गया है। उसी का परिणाम है कि पहलगाम में इतने लोगों को मार दिया गया। और एक से एक, कभी नींबू मिर्ची रफेल, कभी कुछ। आज तक एक बार भी किसी ने पूछा, आपसे पूछा या मीडिया से पूछा कि ये बताओ कि पाकिस्तान के कितने आतंकवादी हमने मार दिए? किसी ने पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स हमने तबाह किए, कितने एयर बेसेस हमने तबाह किए? कुछ नहीं। आज तो पाकिस्तान का डोजियर तक आ गया, जिसमें पाकिस्तान के डोजियर में खुद लिखा गया कि 20 नहीं 28 जगहों पे भारत ने हमला किया, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान किया भारत ने। चलो, हमारी बात नहीं मानते हो, प्रधानमंत्री की नहीं मानते हो, डीजीएमओ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की नहीं मानते हो, पाकिस्तान की बात तो आपको प्यारी लगती है। अब तो मान लो भाई, अभी भी नहीं मानेंगे। दीपक झा, मान लीजिए कुछ नहीं कर सकते इनका। सब जितने तथ्य हैं सब सार्वजनिक है, तो जिद क्यों? जी पद्मजा जी, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। बिल्कुल मानते हैं और मानना हमारा धर्म है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। बात ये आती है कि जब 1971 में 6 दिसंबर 1971 को भारत में संसद भवन के अंदर चर्चा होती है और हम बांग्लादेश को मान्यता दे देते हैं, सर्वदलीय बैठक होती है, मान्यता दे देते हैं। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आत्मसमर्पण करता है। 18 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी जी आती हैं और संसद भवन के पटल पे देश को संबोधित करती हैं और संसद के सदस्यों से बात करती हैं और वहाँ से पूरे देश को एकजुटता का मैसेज आता है। बात ये नहीं है कि भाजपा क्या कहती है, बात यह है कि भाजपा की जब एक सांसद कंगना रनावत ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि ट्रंप ने हमको आंख क्यों दिखाया, कौन होता है, तो उस ट्वीट को डिलीट करवाया जाता है और
कंगना रनावत को यह भी ट्वीट करना पड़ता है कि उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनको फोन करके कहा कि इस ट्वीट को डिलीट कर दीजिए, आप ट्रंप से सवाल नहीं पूछ सकती। ट्रंप से सवाल पूछने का मतलब है आप भारत के खिलाफ बात कर रही हैं, ट्रंप से सवाल करने का मतलब है आप देशद्रोही हैं। ये नड्डा जी के कहने का मतलब था, इसलिए बेबस होकर शायद एक महिला सांसद ने हिम्मत दिखाई थी मोदी जी से सवाल पूछने का, तो उनको मजबूरन डिलीट करना पड़ा। बात ये आती है कि भाजपा संसद सत्र बुलाने से क्यों डरती है? हमें गर्व है कि हम एज अ नेशन, एज अ एक देश, हमारे सारे सांसद हमें मतभेद भुला के हम अंदर बात करेंगे, हम आपसे देश में सवाल पूछेंगे, हम आपसे संसद भवन में सवाल पूछेंगे, हम टीवी चैनल पे बैठ के आपसे सवाल पूछेंगे। आप बैन करिए ना कि भारत का चैनल पाकिस्तान में ना देखा जाए, आप बैन करिए कि भारत का यूट्यूब चैनल क्योंकि बार बार नियत पर शक हो जाता है कि आपकी नियत क्या है, कि आप सच में देश की जो सेना है उसको बधाई देने के लिए सत्र बुला रहे हैं, या आप किसी के ऊपर कटाक्ष करने के लिए, किसी को एक तरीके से एम्बैरेस करने के लिए ये सत्र बुला रहे हैं? आपने 1971 की बात की, 1971 भी वो वक्त था जहां वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री को दुर्गा कहा था। आप आज के दिन 2025 में प्रधानमंत्री को सरेंडर नरेंद्र बोल रहे हैं, तो फर्क तो दिखाई दे रहा है ना। ताली एक हाथ से नहीं बचती। आप किसी को बार बार कहेंगे तुमने सरेंडर कर दिया, तुम झुक गए, तुम डरपोक हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी नीति खराब है, तुम्हारी नीति एकदम बकवास है, फेल हो गई है, तो कैसे वो आप पे भरोसा करेंगे सर? पद्मजा जी बहुत बढ़िया सारगर्भित सवाल पूछा है आपने। इस सवाल का यह कि जब हमारे सीडीएस देश के सेना नायक जब कहते हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट गिरे हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन गिरे हैं इस पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी और ये हमें बताना पड़ेगा। देश एज अ नेशन, आप पद्मजा जी देखिए बात क्या है, इस देश में अगर हम अपनी सीमाओं को, सेना को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम अपना लाभ और हानि जानना चाहते हैं, इस देश की जनता का हक है। देश की जनता चाहती है कि हमारे कितने, बिल्कुल देश की जनता को हक है, और देश की जनता को तो बताया जा रहा है ना, देश ही नहीं दुनिया की जनता को बताया जा रहा है। अब मैं जो जिक्र कर रही हूं, आप सीज फायर पर राहुल गांधी जी का जो बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप का फोन आते ही पीएम ने सरेंडर कर लिया, पीएम ने ट्रंप के आदेश का पालन किया। सरेंडर करना बीजेपी और आरएसएस का चरित्र है, ये बोला है राहुल गांधी जी ने। कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करती, यानी कि आप आज भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर हो गया, फिर कह रहे हैं कि हम पे भरोसा कीजिए, विशेष सत्र बुला लीजिए। एक बात सुनिए कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला है। आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। बताइए, आप पे इल्जाम है नरेंद्र सरेंडर। अजय आलोक जी तस्वीर साफ कीजिए दीपक झा और राहुल जी के सामने। डॉक्टर अजय आलोक नहीं, जवाब देने दीजिए ना, आपने इल्जाम लगाया नरेंद्र सरेंडर का। डॉक्टर अजय आलोक देखिए पद्मजा जी, अभी आपके डिबेट में बोलते बोलते दीपक जी बोल गए, मैं इनको बता देता हूँ ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान में नहीं बैठे। ये बोलते बोलते बोल गए थे कि हिंदुस्तान के चैनलों को पाकिस्तान में बैन कर दीजिए। ये हम यहाँ से नहीं कर सकते। तो आप बैन करिए ना, कहाँ, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। या कहीं भी बैठे बैठे कहीं भी ये लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं भाई। अब बीच में नहीं बोलते हैं। आप इतने बड़े महान नेता बनते हैं, पूरे दुनिया में चलते हैं आप। राहुल गांधी की जहां तक बात रही, राहुल गांधी के, अरे यार क्यों बीच में बोल रहे हैं? बिना मतलब का डिबेट खराब होगा, टाइम खराब होगा ना, आपकी सुनी जाएगी ना मेरी सुनी जाएगी। अपने बारे में बोलिएगा ना, मटेरियल है तो बोलिएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको नेता ऐसा महान नेता है कि उसके बारे में आपको बचाव करते हुए आपका समय निकल जाता है। आपको बोलिएगा कहाँ से कुछ। राहुल गांधी को सरेंडर नरेंद्र पता भी है कि सरेंडर नरेंद्र क्या होता है? राहुल गांधी को अकल भी है। ये तो हैंडलर बन जाते हैं पाकिस्तान के, हैंडलर बन जाते हैं चाइना के। गलवान युद्ध होता है तो चाइनीज प्रीमियर से मिल के बैठ के आराम से रात में डिनर करते हैं, पूछा जाता है तो पहले मना करते हैं, बाद में माने जाने पर सफाई देते हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि इंडियन जेट्स कब कितना, इंडियन जेट्स ने कितना तबाही मचाई, कितने पाकिस्तान के मारे गए, लेकिन ये बताओ हमारे राफेल कितने मारे गए? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पहले हमले की सूचना क्यों दी? ये वही राहुल गांधी है जिसने सेना के खून की दलाली की बात की थी।
ये वही राहुल गांधी है जिसने सेना के चीफ को गली का गुंडा कहा था। इनकी नजरों में हमारी सेना के लिए सिर्फ हिकारत भरी और कुछ नहीं। ये वही राहुल गांधी है जिसने कहा कि भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही थी। तो इस तरह का रेटोरिक बोलना कि सरेंडर नरेंद्र, इस सब से कहने से इनके वोट बढ़ेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो ये सोचते रहे, बढ़िया है। 4 बार और बोलिए सरेंडर नरेंद्र। अरे कौन सरेंडर करके बैठा हुआ पिछले 11 साल से देश को दिख रहा है? दीपक झा, कांग्रेसियों को तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस में भी 2 कांग्रेस हो चुकी है। एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी गांधी कांग्रेस। ये तो साफ स्प्लिट वाइड ओपन है ना। और ये तो आप पहले सलमान उसकी खुर्शीद चिंता भी करें। कह रहे हैं कि क्या भारत के अंदर देशभक्त होना भी मुश्किल हो गया है? क्या ये भी एक कोई पाप हो गया है कि आप जाकर के भारत की बात कीजिए तो लोग आपसे पूछने लगते हैं कि तुम कांग्रेस में हो कि कांग्रेस के बाहर हो? शशि थरूर को गालियां पड़ रही हैं, सलमान खुर्शीद से सवाल पूछे जा रहे हैं, मनीष तिवारी को लोग कह रहे हैं कि भाई किस पाले में हो बता दो। क्यों? नहीं पद्मजा जी, देखिए हमें गर्व है कि हमारे पास शशि थरूर, सलमान खुर्शीद जैसे नेता हैं जिनके भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं। जब दुनिया में जाते हैं तो भारत का प्रतिनिधिमंडल गया था, क्या भाजपा कहने को तैयार है कि भाजपा का प्रतिनिधिमंडल गया था? भाजपा का अगर प्रतिनिधिमंडल गया था तो गाना गाने के लिए गया था। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था तो देश को, दुनिया को बताने के लिए भारत की ताकत क्या। तो हम भारत के साथ है, भारत की सेना, भारत का जवान, भारत का हर व्यक्ति भारत की सरकार के साथ विदेशों में है। बात विदेशों में क्यों? भारत के साथ तो आपको देश में भी होना चाहिए ना, विदेश में ही क्यों भारत की बात करेंगे आप देश में भी तो भारत की कीजिए बात है। तो आप भारतीय ही, भारत के अंदर भी। सिर्फ अमेरिका जाके भारतीय क्यों बनेंगे आप? पद्मजा जी, 2-4 सवाल है मेरे, जरा सुन लीजिए उनसे। हाँ। नरेंद्र मोदी जी जब कहते थे समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है, आतंकवादी भारत में कैसे आ सकते हैं, गृह मंत्री के अंदर सीमाएं होती हैं, तो अब नरेंद्र मोदी जी बताएं कि सीमा में प्रॉब्लम है कि दिल्ली में प्रॉब्लम है? नरेंद्र मोदी जी बताएं कि 4 आतंकवादी आए थे, कैसे चले गए? नरेंद्र मोदी जी बताएं इस देश को कि आखिर आतंकवादी भारत के अंदर प्रवेश कैसे कर जाते हैं? बताइए ना, सीमाएं सुरक्षित है, सारी बातें आपकी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो भारत तय करेगा कि हमें उसके साथ क्या व्यवहार करना है, ना कि अमेरिका। अमेरिका उस समय इंदिरा गांधी जी को फोन करता रहा, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को भी अरविंद वाजपेयी जी से पूछती हूँ, लेकिन तो आज इस वक्त नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट करें। 10 सेकंड पंजा जी, 10 सेकंड पहले, भारत से पहले पंजा जी 10 सेकंड कि भारत और पाकिस्तान युद्ध रोक दे, भारत और पाकिस्तान समझौता कर ले, कैसे अमेरिका कहता है? ठीक है, 10 सेकंड अजय आलोक, फिर अरविंद कुमार जी, अरविंद वाजपेयी जी। सिर्फ 10 सेकंड। ये अभी कह रहे थे ना कि कैसे आ जाते हैं आतंकी, कैसे आतंकी काम करते हैं। मैं बताता हूं कैसे आ जाते हैं। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख ने मांग उठाई है कि नक्सलियों से बातचीत की जाए और सीज फायर का ऐलान किया जाए। क्यों? जब नक्सलियों के हम कमर तोड़ चुके हैं, उनका खात्मे की तरफ बढ़ चुके हैं, मात्र 8 नक्सल जिले बच गए हैं, तो क्यों नक्सलों को खत्म करें? एक मिनट, ये जानती हैं आतंकी क्यों रहते हैं? क्योंकि जब 2010 में पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के नाम पर 25 दुर्दांत आतंकवादियों को मनमोहन सिंह सरकार छोड़ देती है, तो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है। जब पटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को मारा जाता है और सोनिया गांधी के आंसू छरछर बहते हैं, तो आतंकवादियों का मन बढ़ता है। ये लोग सिर्फ आतंकवाद को प्रमोट करना चाहते हैं, इनके लिए आतंकवाद सिर्फ एक बिजनेस है और गिरा हुआ बयान इनका राजनीतिक भला हुआ आज तक। आपको आतंकवाद को कुचलने की इन्होंने कभी सोची भी नहीं। समस्या है कि दिमाग में ख्याल नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं। अजय आलोक जी आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों की परोक्ष समर्थक है कांग्रेस पार्टी। ऐसा बयान क्यों दिया जाता है? बताएं, विजय शाह एक हमारी महिला अधिकारी को, जाबाज अधिकारी को कहता है कि देश के गद्दार है, आतंकवादियों के धर्म से आती है, क्यों बोलता है इनका? अच्छा सर, अभी वापस आते हैं, जो भी विशेष सत्र की बात कीजिए। वाजपेयी जी ये बताइए कि अगर कोई मंच मांग रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हमें एक मंच तो दीजिए, कुछ नहीं तो हम एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे, हम जो हमारी सेना है उसके शौर्य के बारे में बात करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई करने के लिए हम एक विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। इससे हिचक क्यों, इससे परहेज क्यों? नहीं, इनकी कहनी और करनी में फर्क है। इन्होंने तो शुरू में कहा था कि सरकार के साथ हैं, फिर क्या हुआ? पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया, हर चीज का चीचा लेदन करना शुरू कर दिया। इनकी नीयत का सवाल है, कहने और करने में तो फर्क है, ये नीयत भी खराब है। इनके बयानों से इनकी नीयत का, इनके कंडक्ट का आकलन होता है कि कितने जिम्मेवार ये विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने कहा विदेश मंत्री को मुखबर है, गद्दार है, विदेश नीति पंचर हो गई है, छुटपुट युद्ध हो गया है, और ट्रंप के बयानों को ये ज्यादा महत्वता दे रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे, विदेश मंत्री की नहीं सुन रहे, रक्षा मंत्री की नहीं सुन रहे, डीजीएमओ की नहीं सुन रहे,
उसकी सुन रहे हैं। जो आदमी रोज 30 झूठ बोलता है। सवाल इस बात का है कि मुद्दा बड़ा गंभीर है, संवेदनशील है। युद्ध नहीं किया है हमने, इनको यह भी जानकारी नहीं है कि युद्ध किया कि नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर है आतंकियों के ठिकानों को खत्म करने के लिए, और अभी ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म नहीं हुआ, पॉज बटन दबाया अभी। कभी अगर कोई वारदात होती है दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ग्लोबल प्रॉब्लम है ये क्या चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री संसद में बुला लिया जाए और वहां पे सब इनके कपड़े उतारे जाए एक तरीके से, जबकि हमारे पार्टी पे कुछ नहीं है। ये एडमिटेड फैक्ट है। हमने 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, एक एक चीज खोल के रखी है। ठीक है। उसके बाद विदेश मंत्री ने 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी डेलीगेशन बुलाया, उसमें भी सारी चीजें खोल दी हैं। क्या बचा क्या है? जो डेलीगेशन गया है ऑल पार्टी का, हर पार्टी का नुमाइंदा है उसमें, पूछ लीजिए उससे क्या कहा है जाके। उसके लिए भी कहते हैं कि टूरिज्म है, ये तो टूरिज्म पे जा रहे हैं। देखिए ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि विपक्ष क्या जिम्मेवारी तरीके से अपना व्यवहार कर रहा है। क्या देश की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? क्या आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमको क्या नीति अपनानी पड़े? हाँ, और किशोर जी, जो भी आपके जहन में सवाल है आप प्रियंका जी से पूछिए ना। वो जब डेलीगेशन में गई हैं उनकी तो कितनी वाहवाही हो रही है। बीजेपी के जो सदस्य हैं वो तो आपसे ज्यादा वाहवाही कर रहे हैं। आप तो फिर भी कह रहे हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वाह क्या बोला है उन्होंने, जाकर के पाकिस्तान को पूरा बेनकाब कर दिया। सारे सवाल आप उनसे पूछिएगा जब वो लौटेंगी तो। पद्मजा जी, मैं देख रहा हूं, मैं उदास चेहरे देख रहा हूं। अजय आलोक, AK वाजपेयी की ऑपरेशन सिंदूर पूरा फेल हो गया है। जो ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करके बीजेपी ऑटो का बाजार मंडी के बैठी थी, तो ऑपरेशन सिंदूर का सेल पूरा फ्लॉप हो गया है। क्या बोल रहे हैं? मैं अभी बता रहा हूं। क्या बोल रहे हैं सर? आप इतने आप एक्सपीरियंस्ड हैं नेता, आप कैसे बोल सकते हैं? पूरी दुनिया जिस चीज को मान रही है, आप टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, और फिर आप कह रहे हैं कि भाई हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है सरकार को और देश को? नहीं, मुझे पूरा बोलने देना। देखिए, मैं सेना की वीरता का नमन करते हुए ये बात रख रहा हूं कि बीजेपी ने जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ट्राई किया, उसको जनता ने नकार दिया। की तरह क्यों मैं अभी बोल रहे हैं? बता रहा हूं, 1 मिनट। अजय लोग तुम मत बोलो, बहुत नैराश्य में हो। और अरविंद कुमार जी, तुम सीआर की तरह क्यों बोल रहे हैं? पहले बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, फिर कहते हैं कि सेना ने वीरता से काम किया। दोनों बात तो नहीं हो सकती है ना। अरे अजय लोग को रोको। अरे सीआर हैं आप लोग, सीआर समझते हैं? पद्मजा जी, मुझे बोलने देने का। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनको ओपनिंग कमेंट करने दीजिए। हाँ, क्यों बोलने देना? कमेंट करो, मैं क्लोजिंग भी करूंगा। अरे रुको ना तुम, तुम्हारा को एक तो तुम आना नीचे नजर रखो, एक अरे भाई कैमरे पे नजर रखो, तो तुमको लोगों को लगेगा कि तुम है ना बाय की बातें नहीं कर रहे। मैं एक बात बताता हूं, प्रियंका जी का राज्यसभा का 6 साल का टेनेचर खत्म हो रहा है, और वो प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी के तरफ से राज्यसभा में मेंबर बनना चाहती है, इसलिए उन्होंने वो चापलूसी की है। क्या बोल रहे हैं सर? तो कनी मोदी जी का भी खत्म हो रहा है क्या? उनका भी टेन्योर खत्म हो रहा है क्या डीएमके के अंदर, कि वो बीजेपी की चापलूसी? क्या बोल क्या रहे हैं सर आप? असदुद्दीन ओवैसी का भी खत्म हो रहा है क्या? राजीव राय जो गए हैं भुवन भास्कर जोशी जी की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, उनका भी खत्म हो रहा है क्या? वो तो लोकसभा से चुन करके गए। तकलीफ यही है सर, एक तरफ आप कहते हैं कि हम पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे, दूसरा अगर कोई भारत की बात करने जाता है आप कह रहे हैं फलां की चापलूसी, ढिमाके की चापलूसी कर रहे हैं। कैसे कोई आप पर भरोसा करेगा? अरे बीजेपी की टीम की कंफर्म जो लोग सीआर कहते हैं, देखो कंफर्मेशन है, एक बीच में मत बोलो, इसी को सीआर को कंफर्मेशन मिला है, वो गए। सलमान खुर्शीद लो, शशि थरूर लो, ये सब लोग बीजेपी के साथ सिलेंडर हो गए, जैसे नरिंदर जो सिलेंडर जी हो गए। तो ये इन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया। और मैं बता रहा हूं कि अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद ही यह अनकंडीशनल इन्होंने सीजफायर किया है, और ये लोग गुलाम बन गए हैं अमेरिका के।
और जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है। और बीजेपी उसका जो बाजार बन रही है इंटरनेशनली और नेशनली, तो ये सेल पूरा फ्लॉप हो गया। मेरे गांव में एक सिंदूर साड़ी सेंटर है, वो सिंदूर साड़ी सेंटर का जब सेल चालू होता है तो लोग बोलते हैं कि सिंदूर का सेल चालू हो गया। अब ये ऑपरेशन सिंदूर का सेल चालू हुआ और वो फ्लॉप भी हो गया। देखो अजय लोग, चलिए सर, अगर आपकी यही सोच है तो फिर तो अब दुनिया के सामने है कि आप सच में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं। जहां तक सीज फायर, वैसे तो वो सीज फायर नहीं है, उसको सिर्फ स्थगित किया गया है, उसको कोई सीज फायर नहीं किया गया है। असल में क्यों स्थगित किया गया है? आपने बोला ना कि आप सेना के शौर्य पर विश्वास करते हैं। हमारी देश की सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आज ये बात साफ की है कि पाकिस्तान ने फोन उठा करके क्यों बोला कि एक्शन को स्टॉप किया जाए, उसको स्थगित किया जाए। कम से कम सेना की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपके विचार बदलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। एक बार सुनिए जनरल अनिल चौहान ने क्या बोला है। On their part, Operation Vijay thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours and on 10. Then they picked up the telephone and said they wanted to talk. On their part, Operation Vijay thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours and on 10. Then they picked up the telephone and said they wanted to talk. बताइए भुवन भास्कर जी, अब सीडीएस ने साफ कर दिया, इसके पहले सरकार ने साफ कर दिया है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछे जाते जाएंगे। तो फिर बार बार लोगों के जहन में यही बात उठेगी कि ये तो सिर्फ कोरी सियासत है ना, आपको देश हित की कोई फिक्र नहीं है, आप कुछ सेना के बारे में नहीं जानना चाहते, आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं सेना की आड़ में। देखिए पद्मा जी, हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले स्पष्ट करा कि हम लोग देश के साथ खड़े हैं, वीर सैनिकों के साथ खड़े हैं, और कहा आदरणीय मोदी जी आप आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की दिशा में काम करिए, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये करने का साहस अगर किसी ने करा तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। और जो डेलीगेशन की बात आई है, सभी दलों के लोग वहाँ पर गए हैं और मजबूती से भारत की बात को मजबूती से सबने रखने का काम करा है। ये हमारा जो एक डेमोक्रेसी का जो हमारा जो मंत्र है इस देश का, उसको मजबूती से हमने इंटरनेशनल रिलेशन को अपने मजबूत करते हुए अपनी बातों को रखा है, और ये रखना भी। शिवसेना के प्रवक्ता तो कह रहे हैं सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं वहां पे जो लोग गए हैं बीजेपी की। शिवसेना का शिवसेना बताएगी। मैं थोड़ा आज आपके साथ ऑल पार्टी मीटिंग में थे, हस्ताक्षर उनके भी हैं। मैं थोड़ा सा चिट्ठी आपने प्रधानमंत्री को थोड़ा सा समय दे दीजिए, मुझे अपनी पार्टी का स्टैंड रखना होता है। हम लोग मजबूती से सरकार के साथ खड़े थे और डेलीगेशन ने भी बहुत मजबूती से अपनी बात को रखने का, क्योंकि देश के मामले में कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, इस बात को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव मानते थे। अब रही बात जो आज हमने मांग करी है, समाजवादी पार्टी और अन्य हमारे साथियों ने जो मांग करी है पार्लियामेंट में, जोड़ना चाहता हूं। एक मिनट, पार्लियामेंट में सरकार के जो फेलियर होता है, सरकार का कोई भी फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, जो हमारे लोग मारे गए, जो हमारी माताएं बहनें के सिंदूर उजड़ा है, उस पर क्या ऐसी घटना दोबारा ना हो, उस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। किस लिए पार्लियामेंट होती है? वहाँ पर हम विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, वो हमारा इंटरनल मैटर है। हम लोग सरकार को उसके इंटरनल मैटर पे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, हम विपक्ष के तीसरे नंबर की देश की पार्टी है, हम लोग क्वेश्चन वहाँ पुटअप करेंगे, देश के साथ खड़े होकर हम लोग करेंगे। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और हमने पूरी तरह से मजबूती से सरकार के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन विपक्ष के नाते वहां पर ऐसी घटनाएं दोबारा हमारी मां बेटियों का सिंदूर ना चिन पाए, ऐसा जो सरकार ने कहा है वहां पर। जब ऑल, आपने बहुत अच्छी बात की, देश के गंभीर पत्रकार आप हैं, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब ऑल मीटिंग्स हुई थी पार्टियों की, तब भी सरकार ने अपना कहा था कि हमसे गलतियां हुई हैं, चूक हुई है, लेकिन देश संसद के भरोसे जो चुने जाते हैं पार्लियामेंट के माध्यम से, वहां पर सरकार को सुनना चाहता है, सरकार से पूछना चाहता है, विपक्ष पूछना चाहता है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश, आप पहलगाम में हुई चूक के बारे में सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल आपका वाजिब जायज सवाल है। कांग्रेस कह रही है, हमें ये बताइए कितने रफाल गिरे, क्या आपको लगता है ये सही मांग है?
मैंने आपसे आज पद्मा जी बहुत स्पष्ट करा, हर पार्टी की लाइन पार्टी के अध्यक्ष तय करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लाइन, हाँ या ना, क्योंकि अगर सत्र होगा तो वहां तो सब सवाल पूछेंगे। हम तो अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कांग्रेस साफ साफ ये पूछ रही है कितने रफाल गिरे हमें बताइए, और यही सवाल वो फिर आकर के संसद में पूछेंगे। ये मैटर ऑफ पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड होगा। मैं पद्मा जी, हमें जो प्रश्न पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी जो घटना है जिससे हमारी माताओं के, हमारी बहनों के सिंदूर छिड़े, ऐसी घटना दोबारा कभी भारत में ना हो पाए, इसकी जवाबदेही हम लोग सरकार से। ठीक है, तो सुरक्षा चूक की जवाबदेही चाहते हैं आपसे अजय आलोक, इतना तो वाजिब है ना। आ रही हूं आपके पास दीपक झा, और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, जो आप सारी मांगे हैं आपके सारे सवाल से वो इत्तेफाक नहीं रख रही है। अजय आलोक पहले बताइए, चूक के बारे में सवाल तो पूछेगी ना विपक्ष, और देश भी पूछेगा। देखिए भुवन जी को 2-3 बातों पे साफ साफ कहता हूँ। सही में आप लोग की हिम्मत बहुत है साहब, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। हिम्मत की तो कोई आपका मजा मैच ही नहीं कर सकता है, खासकर आपकी हिम्मत जब आप सरकार में होते हैं तो कोई मैच नहीं कर सकता है आपको। सिमी क्या तक की याद है जब आप सरकार में थे, जो आपने छोड़ दिए थे? हाँ, लखनऊ हाईकोर्ट ने आपके मुलायम सिंह यादव को अच्छी चपत लगाई, याद है कि भूल गए? सिमी के आतंकवादी छोड़े थे आपने। और कांग्रेस का तो सबको पता ही है, 2010 में पाकिस्तान से सद्भावना के नाम पर आज वो अब्बू हमदा को आप लोग दिखा रहे थे टीवी पे। लश्कर के आतंकवादी 25 आतंकवादी छोड़े थे 2010 में पाकिस्तान से सद्भावना के नाम पर। तो हिम्मत तो आप लोग की सत्ता में आते हुए माशाल्लाह ऐसी हो जाती है कि देश के कितने टुकड़े हुए कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरा आप क्या कह रहे थे? विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए, कोई भी ऑपरेशन के बाद विशेष सत्र बुलाया जाता है? जरा बताइए तो मुझे। भुवन जी, ऑपरेशन मेघदूत किया था, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे आतंकवादियों की बात आप लोग करेंगे। इस देश में सबसे पहले रेड कार्पेट पे आतंकवादियों को छेड़ने की ऑपरेशन पवन किया था राजीव गांधी ने, भारतीय जनता पार्टी को साथ लेके गए थे, एलटीटी को कंधार में आतंकवादियों को छोड़ के आए, देश को शर्मसार करा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलाली में वो कौन थे? 10,000 की दलाली में पकड़े गए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो बंगारू जो सेना की दलाली के रिश्वत देते हुए पकड़े गए। अगर मैं खिलूंगा तो मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा, मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। इस देश में आतंकवादियों को टिकट देने का काम किसने करा? ये देश जानता है। जब सूची आई थी, आप बताइए कंधार में रेड कार्पेट पर छोड़ के आए थे नहीं आए थे? इस देश में आपने परिपाटी करी थी, 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सेना की दलाली के नाम पे, दलाली के नाम पे, सेना की दलाली, हम लोगों से बात, सेना की दलाली, रक्षा सौदों की दलाली कौन करता था? माननीय मुलायम सिंह जी ने। कौन करता था सेना की दलाली, रक्षा सौदों की दलाली? व्यवस्था लाए इस देश में कि सैनिकों का सम्मान घर तक पहुंचाया जाए। सब भुवन जी, इतिहास की बात हुई है, इतिहास की बात हुई है, तो आपको इतिहास की बात हुई है। आपने जवाब अच्छा दिया, पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये एक आर्टिकल है 30 अप्रैल 2013, कौन सैनिकों का सम्मान कर रहा है नहीं कर रहा है। और आपके जो सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं सम्मानित मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने 2013 में सदन के अंदर जाकर के, पार्लियामेंट के अंदर जाकर के उन्होंने कहा कि चाइना हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान से भी ज्यादा। डिफेंस मिनिस्टर जो उस वक्त थे AK एंटनी, उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे चाइना को भारत की धरती पर घुसने की आजादी इजाजत दी गई। AK एंटनी सदन में आकर के एक इस सवाल का जवाब दें। क्या वो जवाब दिया? दीपक झा बताइए, इतिहास की बात हो रही है ना। और मैं मुलायम जी को कोट कर रही हूं, उन्होंने क्या कहा? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इज कावर्डली, इनकॉम्पिटेंट एंड गुड फॉर नथिंग। ये मुलायम सिंह जी के शब्द हैं, 2013। उन्होंने कहा चाइना हमारे देश में घुस रहा है, कांग्रेस की सरकार सबसे कमजोर, इनकॉम्पिटेंट एंड गुड फॉर नथिंग। कांग्रेस हो, हमने देश के मुद्दे से कभी समझौता नहीं करा, माननीय नेताजी ने कभी समझौता नहीं करा। हम लोग देश के साथ खड़े रहे, हमने नहीं देखा कि आगे मोदी जी है या मनमोहन सिंह है। देश के मुद्दे पे समाजवादी लोग हमेशा देश के साथ खड़े होने का, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो वो रक्षा मंत्री थे हमारे देश के। लेकिन दीपक झा, आपको मैं याद दिलाऊं कि AK एंटनी जी ने सदन में आकर के इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, तो ऐसी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते।
क्यों? पद्मजा जी, अब मैं आपसे ट्रांसपेरेंसी सवाल उस वक्त किधर गई? पद्मजा जी, अब मैं करता हूं, मैं कहता हूं भाजपा के जो हमारे नेता लोग हैं ना, नरेंद्र मोदी जी को अगर मीडिया का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी का गुब्बारा जो है 4-5 दिन में फूट जाएगा। बात यह है कि 100 अरब डॉलर का मुलायम सिंह यादव के शब्द कोट कर रही हूं, आप भाजपा पे किधर चले गए? 2013 अप्रैल मुलायम सिंह यादव के शब्द हैं ये। अच्छा, आपके सवाल पहले पूछ लीजिए, फिर मैं बात बुक करूं। बस पूछ ले आप पूछ, ठीक है। अब मैं बोलता हूं, अभी भारत और चाइना का व्यापार संबंध कितना है? चाइना की वजह से भारत को 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा सहना पड़ रहा है हर साल। क्या भारत की राष्ट्रवादी सरकार इसको बंद नहीं कर सकती थी? क्यों नरेंद्र मोदी जी आके अपने चुनावी महफिलों में कहते हैं स्वदेशी इस्तेमाल और कोट करती है? क्या बोला मुलायम जी ने? बैन नहीं करें। मुलायम सिंह यादव सेड इंडियन आर्मी एंड ट्रूप्स आर रेडी टू थ्रो आउट द इंट्रूडर्स, यानी कि घुसपैठियों को भारतीय सेना बाहर फेंकने के लिए तैयार है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार उनको आदेश नहीं दे रही है। ये हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहा है। बताइए। अब मैं आपको, ठीक है, अगर उस वक्त ऐसा हुआ तो आज क्यों ऐसा हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी का चरित्र, भाजपा का चरित्र मैं बताता हूं। देश को युद्ध के अनुवाद में ले जाते हैं, जनता को बुद्धू बनाते हैं, पहले कहते हैं हम युद्ध करेंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे, और फिर जब युद्ध का वक्त आता है तो कहते हैं अरे नहीं, युद्ध में बहुत जान हानि होती है, बहुत धन हानि होती है, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, तो हम सीज फायर करेंगे क्योंकि हमारे चच्चा ट्रंप ने कह दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी पहले युद्ध में ले जाएंगे, फिर युद्ध नहीं कर पाएंगे तो बुद्ध बनने चलेंगे। तो जनता को बुद्धू बनाना छोड़िए नरेंद्र मोदी जी। युद्ध में 56 इंच दीपक जी, मेरा सवाल था ही, चाइना को 56 आगे दिखाते उस वक्त 2013 में आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। उस वक्त आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरीके की राजनीति से ऊपर रखा। उस वक्त भी आपने कहा कि ये बातें हम आकर के सदन के अंदर नहीं कर सकते, और आपने सही फैसला लिया। पर ये दोहरे मामले नहीं हो सकते ना। उस वक्त आपने कहा हम नहीं जवाब देंगे, लेकिन 2025 में आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा कच्चा चिट्ठा आप आकर के पार्लियामेंट के अंदर दीजिए। कैसे होगा सर? दोहरे मापदंड तो नहीं हो सकते ना। अब क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो उस वक्त आपसे पूछे गए थे। क्यों? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए, थोड़ा धैर्य तो रखिए पद्मजा जी, शांति से। जैसे आपका नाम है कमल की तरह शांत होना चाहिए, तो बिल्कुल शांत रहिए, लक्ष्मी की तरह शांत रहिए आप, बिल्कुल। बात क्या है, अगर नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव रैली में जाते हैं, लाल आंख दिखाते हैं फाड़ के, सिंदूर बांटेंगे घर घर, बंगाल में जाएंगे चुनावी रैली करेंगे, खूब भाषणबाजी करेंगे, सेना को चुनावी मैदान में उतार के लाएंगे, तो क्या हम सवाल नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी से कौन सी देशभक्ति है? नरेंद्र मोदी जी का बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन संसद भवन में नहीं आएंगे, सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भैया? क्योंकि वहां पे मुंह खोलना पड़ता है, टेलीप्रॉम्प्टर से काम नहीं चलना पड़ता है, और जब आपका टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चलता तब आप जवाब नहीं दे पाते, देश की जनता को बोल नहीं पाते। ये मत बोलिए कि विपक्ष देश की आवाज है। आप ये कह के कि तुम विरोधी हो, देशद्रोही हो, ये कह के आपके मानसिकता झलकती है, कुंठित मानसिकता भाजपा की हो चुकी है। सवाल पूछना गुनाह है, बता दीजिए इस देश में। अगर पद्मजा जी आज आप विपक्ष से सवाल पूछ रही हैं, तो मैं तो आपको कभी नहीं कहता कि आप देशद्रोही हो गई, विपक्ष द्रोही हो गई हैं। मैं तो कहता हूं आपके इस सवाल का स्वागत करता हूं और हर एक सवाल का जवाब दूंगा। भाजपा से भी अगर विपक्ष सवाल करती है तो भाजपा देश की आवाज जो विपक्ष है, डॉक्टर अजय आलोक, वो आवाज अब सुन क्यों नहीं पा रहे? जवाब दीजिए। फिर जय पांडा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अभी भी डेलीगेशन से वापस आए। बताइए। देखिए, ऐसा है ना कि दीपक जी को बोलते बोलते बेचारे रॉ में बोल जाते हैं, कुछ भी उनको याद ही नहीं रहता कि क्या बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, अरे आपको याद है ना, आप बताइए, आप बताइए विजय शाह के हिसाब से कौन है? बीच में नहीं बोलिए ना, बीच में सम्मानित नेता है कि नहीं है? बीच में बोलने से आप जागड़ा कौन है जो देश की महिलाओं का अपमान करता है? सभ्यता से बात करते हैं जी, सभ्यता से बात कर लेते हैं थोड़ी, है ना, सभ्यता से बात करते हैं। चाचा ट्रंप को आपने कहा, एक मिनट दीपक जी सुन लीजिए, बीच में लोगों को सम्मान जी, ऐसे बात नहीं होती है। मैंने इनको एक बार भी नहीं टोका, ये बीच में लगातार बोलते रहेंगे तो फायदा नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ सभ्यता से बात करते हैं, तो सभ्यता भी अपनाने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं सर, समय खराब हो जाएगा। मान ली तो आपका भी और दर्शकों का बात मान लेते हैं। बोलिए। चाचा ट्रंप की बात इन्होंने कहा कि हमने मान ली, सीज फायर कर दिया। खुलेआम शशि थरूर ने ट्रंप को क्या कहा आज अमेरिका में, हम लोगों ने सुना, क्या कहा ब्राजील में, हम लोगों ने सुना, एक एक लोग ने सुना। ट्रंप ने खुद कहा कि मैंने भारत की आवाज, मैंने इंडिया के लिए वो भारत की आवाज है, वहां जो भी रहेगा वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन बराक ओबामा ने क्या बोला मनमोहन सिंह के बारे में, 9/11 के हमलों के बारे में, कि मुझे नहीं लगता है कि भारत हमला करेगा,
क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो माइनॉरिटी सेंटिमेंट उठा के बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये बराक ओबामा की किताब में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बराक ओबामा के शब्द। इनको हर चीज में तुष्टीकरण, इनको हर चीज में, आज की तारीख में यह हाल हो चुका है कि गांधी कांग्रेस अलग बन चुकी है, जिसको गैंडी कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस पार्टी अलग दिशा में जा रही है। और ये दीपक झा पता नहीं किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, गैंडी कांग्रेस का क्या असली कांग्रेस करेंगे आप? विजय शाह ठीक है, कौन इसमें राजनीति देख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात दीपक झा ने यहाँ पर बोली। हाँ, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर किशोर तिवारी और दीपक झा दोनों ने बोली कि ये जो सब प्रतिनिधिमंडल गया है वो हासिल क्या कर रहा है। जय पांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, 4 अलग अलग राष्ट्रों का वो दौरा करके वापस आए हैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ। सर बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी यहाँ पर सवाल उठाए गए यहाँ शो पर, उन्होंने कहा कि जितने नेता हैं, सिर्फ आप ही का नहीं पर जितने अलग अलग प्रतिनिधिमंडल हैं, एक पेड वेकेशन लेकर के आए हैं, हासिल क्या हुआ? देखिए, मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं केवल आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो शेड्यूल था वो कैसा शेड्यूल था आप उसका पता अभी कर सकते हैं। सुबह से रात तक बैठकें और फ्लाइट सब रात को बिना नींद दिन भर मेहनत करना, ये कोई वेकेशन नहीं था और ये सीरियस डिस्कशन था, क्योंकि ये देशों ने सब आतंकवाद के शिकार भी हो चुके हैं और ख़ास करके अल्जीरिया तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के शिकार हो चुके हैं जो पेशावर से ट्रेन होकर वहाँ हमला किए थे 90 के दशक में। तो ये देश सब भारत के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे अर्थव्यवस्था अभी सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है पिछले कई सालों से, और वो देखते देखते हम 5वीं स्थान इंग्लैंड से आगे चले गए और अभी 4थी स्थान पर आ रहे हैं जापान को ओवरटेक करके। वो चाहते हैं हमारे साथ संबंध और भी गहरा बनाने के लिए और भी आने वाले दिनों में व्यापार इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। तो मैं और ये जो डोमेस्टिक राजनीति पे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे भी मैं अलग रहना चाहूँगा, क्योंकि हम स्वागत करना चाहिए कि न केवल जो गुट में मैं था, बाकी सब में भी ये सर्वदलीय हमारे प्रतिनिधि थे, सभी सरकार से भी और अपोजिशन से भी, विभिन्न देशों के विभिन्न हिस्सों से, हम अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के लोग, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। पर सर, जो देशों का आपने जिक्र किया है, क्या उन्होंने नाम लेकर के पाकिस्तान की निंदा की है? क्या वो ओपनली कैटेगोरिकली हमारे साथ समर्थन में खड़े हुए हैं? क्योंकि ये लोगों के जहन में सवाल है कि खुल करके कोई भारत के साथ क्यों नहीं आया? ये चारों देशों ने जो स्टेटमेंट निकाले अप्रैल 22 के बाद, वो देखने लायक है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं। और ना केवल इस बार, उन्होंने जिस तरह के स्टैंड लिए हुए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले कुछ वर्षों से और विभिन्न प्रकार के फोरम में, ये भी वो स्पष्टता देता है। एक बात हमें याद रखना चाहिए, ये हम जाके उनको आंकड़े तथ्य सब अभी दिए हैं, लेकिन एक रूटीन होता है। पाकिस्तान झूठ फैलाता है, हर बार पाकिस्तान पहले कहता है कि वो इन्वॉल्व नहीं है और प्रमाण देना पड़ेगा। ये मुंबई के बाद भी उन्होंने कहा था, पुलवामा के बाद भी उन्होंने कहा था, हर बार उन्होंने ऐसे कहते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे पकड़े जाते हैं। तो ये स्टेज बाय स्टेज होता है और इसीलिए जो एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिनमें इन देशों में से कई 2 देश शायद उसमें मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सदस्य हैं, इन्होंने वो पाबंदी लगाया था पाकिस्तान पर, जिसके वजह कुछ सालों तक पाकिस्तान का जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि वो फंडिंग का दुरुपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस पर भी चर्चा हुआ। तो आप देखिए जिस तरह का स्टेटमेंट आए हैं, हम ये जो इस प्रकार के अफवाह पर नहीं जाना चाहिए। असलियत क्या है देखना चाहिए, वो किस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं और आने वाले दिनों में कैसे एक्शन लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग आपका एक वीडियो भी वायरल कर रहे थे कि आपके जो डेलीगेशन था उसमें रेखा शर्मा जी गाना गा रही थी। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे गाना गाने क्यों गए हैं बीजेपी। दूसरा ये है कि बस छोटे मोटे लोगों से मिल करके वापस आ गए, कोई वहाँ पे कोई बड़ा नेता तो था नहीं, किसी प्रेसिडेंट से आप मिले नहीं। तो अगर आप क्लैरिफाई कर सके कि आखिर किस लेवल पर बातचीत हुई थी, किन लोगों से मुलाकात हुई थी, ये डेलीगेशन लेवल जो टॉक्स थे। देखिए हम
विभिन्न देशों में हम उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, हम उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर डिप्टी स्पीकर से मिले हैं, हम उनके सबसे बड़े थिंक टैंक्स जो उनके सरकार के पॉलिसी को शेप करने में उनका भूमिका होता है उनसे मिले, हम पत्रकारों से मिले। हम एक कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे प्रवासी भारतीयों का जो कम्युनिटी है वो बहुत प्रभावशाली है, वो उनका वो बहुत कदर करते हैं ये देश सब भारतीयों को, प्रवासी भारतीयों को, उनका भी एक बहुत वज़न होता है। तो आप डिटेल्स ले लीजिए किन किन से हम मिले हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व से नहीं मिले हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। तो जो सवाल पूछे जा रहे थे यहाँ देश में कि आखिर फायदा क्या था, जो प्रतिनिधिमंडल गए हैं उन्होंने हासिल क्या किया, उम्मीद है कि सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप सबका भी अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर पर दीपक झा, किशोर तिवारी और भुवन भास्कर जोशी। उम्मीद है कि आपके जो भी जहन में सवाल हैं कुछ का जवाब तो आज आपको मिल गया होगा।